प्यारे बच्चों, मैं मनोज कुमार, प्रवक्ता वाणिज्य, मारवाड़ इंटर कॉलेज, कक्षा 11 में नवप्रवेशित सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज आपके समक्ष लेखा शास्त्र विषय को लेकर के उपस्थित हूं और लेखा शास्त्र के प्रथम वीडियो क्लास में मैं आपको बही खाता, लेखांकन या लेखा शास्त्र के इतिहास के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं। आइए इसके बारे में कुछ जानने का प्रयास करें। बोर्ड पर हमने कुछ जानकारियां लिखी हुई हैं, इन्हें हम पढ़ कर के आपको समझा रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है लेखांकन का उद्गम एवं विकास, अर्थात ये जो लेखा है, व्यावसायिक लेन देनों को लिखने का जो कार्य है, ये कब से शुरू हुआ और कैसे कैसे यह विकसित होता चला गया, इस पर हम कुछ बातें पढ़ेंगे। पुस्तपालन एवं लेखाकर्म का इतिहास धन के इतिहास से संबंधित है। बच्चों, इसका इतिहास धन के इतिहास से संबंधित है, ठीक है। इस तथ्य के प्रमाण भी हैं, इसके प्रमाण भी हैं कि बेबीलोनियन तथा वैदिक सभ्यता काल में वित्तीय लेखांकन किसी न किसी रूप में उपस्थित था। यानी वैदिक काल में भी व्यावसायिक लेन देनों को लिखने की प्रथा प्रचलित थी, परंतु दोहरा लेखा प्रणाली वाला लेखाकर्म सर्वप्रथम इटली में प्रारंभ हुआ। आज जो आधुनिक लेखा प्रणाली है, जिसका नाम दोहरा लेखा प्रणाली है, उसका जन्म कहाँ हुआ बच्चों? इटली में, ठीक है। विदित हो कि भारत में लेखांकन का प्रचलन 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यानी ईसा से पहले, जब से ईसवी की शुरुआत हुई है, उससे पहले 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व कौटिल्य के ज़माने में, कौटिल्य के समय से माना जाता है। कौटिल्य का नाम आप लोगों ने सुना होगा, और यदि नहीं सुना हो तो आप जान लें कि कौटिल्य बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था। उसका कूटनीतिक नाम ही कौटिल्य है। वैसे तो उसके बचपन का नाम विष्णुदत्त था, लेकिन वह राजनीति आदि चीज़ों में इतना कुटिल था कि उसको लोग कौटिल्य ही नाम दे दिए, और उसे आगे जाकर के उसका नाम चाणक्य भी हुआ। अर्थात ये जो 3 नाम हैं, विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य, तीनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं, इसमें आप कंफ्यूज मत करिएगा। तो आइए जानें कौटिल्य कौन था। कौटिल्य तत्कालीन सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का महामंत्री था। बच्चों, उस समय जो राजा था उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, और उसी के दरबार में महामंत्री के पद पर कौटिल्य जी थे। तथा उसने एक पुस्तक लिखी थी जिसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। उसने अर्थशास्त्र के नाम से एक पुस्तक ही लिखी, जिसको कौटिल्य का अर्थशास्त्र कहा जाता है। इस पुस्तक में राज व्यवस्था, कृषि, न्याय व राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं का वर्णन है। इसमें लेखांकन, अभिलेखों के रखरखाव का भी वर्णन था, ठीक है बच्चों। किंतु आधुनिक लेखांकन प्रणाली, जो कि दोहरा लेखा प्रणाली है, उसका जन्मदाता लूकस पैसियोली, ठीक है, लूकस पैसियोली को माना जाता है। ये लूकस पैसियोली कौन था? 1494 ईस्वी में इटली के वेनिस शहर में इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, और जिसका नाम क्या था? आइए नाम पढ़ लेते हैं।
चूँकि ये इटली का था तो इटालियन भाषा थी, इसलिए हमें थोड़ा पढ़ने में टेढ़ा लगता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं पढ़कर आपको समझा रहा हूँ। सुमा दे अरिथमेटिका जियोमेट्रिया प्रोपोर्शनिएट प्रोपोर्शनलिटा। ठीक है, इंग्लिश वर्जन भी हमने यहाँ लिख दिया हुआ है। ठीक, आप इसे यहाँ से पढ़ सकते हैं। बच्चों, ये लूकास पेसियोली कौन था? इटली का जो वेनिस शहर था वह व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था, और उसी वेनिस शहर में लूकास पेसियोली एक व्यावसायिक परिवार से संबंध रखते थे। इन्होंने जो पुस्तक लिखी उस पुस्तक का नाम ये था, जो अपने बोर्ड पर पढ़ा है, देखा हुआ है, यहाँ पर देखिए लिखा है, मैंने देख लीजिए। हाँ, इस पुस्तक में आगे और भी बताऊंगा मैं कि क्या बातें थीं। चूँकि हमने इतना आपको बताया, बोर्ड हमारा भर चुका, अब हम इसके बाद फिर मिटा करके कुछ और आपको लिखना चाहेंगे, कुछ और बताना चाहेंगे, तब तक आप इंतज़ार करिए। बच्चों, हम ये चर्चा कर रहे थे कि लूकास पेसियोली जो कि एक गणितज्ञ था, इटली के वेनिस शहर में निवास करता था, और उसने 1494 में एक पुस्तक को प्रकाशित कराया जिसका नाम था, आपने एक लंबा नाम देखा था, सुमा दे अरिथमेटिका जियोमेट्रिया प्रोपोर्शनिएट प्रोपोर्शनलिटा। ठीक है, तो वस्तुतः यह पुस्तक जो थी वह गणित की पुस्तक थी, और इसके एक हिस्से में, एक सेक्शन में बुक कीपिंग यानी पुस्तपालन की विधियों का भी वर्णन था वहाँ। इस भाग का क्या नाम उसने दिया था? डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चरिस। ठीक है, क्या नाम था? डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चरिस। जिस खंड में लेखांकन की विधियों का वर्णन था, बुक कीपिंग की विधियों का वर्णन था, उस सेक्शन का नाम था डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चरिस। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने अब तक यह सीख लिया कि आधुनिक जो लेखांकन प्रणाली है वह दोहरा लेखा प्रणाली है, और उसका जन्मदाता लूकास पेसियोली है, जिसने इटली के वेनिस शहर में एक पुस्तक प्रकाशित कराई 1494 ईस्वी में। ठीक है, और उस पुस्तक में के एक हिस्से में पुस्तपालन की विधियों का वर्णन था, उस हिस्से का नाम ये था, और पुस्तक का पूरा नाम भी हमने जान लिया है। ठीक है बच्चों, देखिए दोहरा लेखा प्रणाली में उसने ये बताया कि हर सौदे के दो पहलू होते हैं। हर सौदे के कितने पहलू होते हैं? दो। एक पहलू को उसने डेबिट कहा और दूसरे को क्रेडिट कहा। ठीक है बच्चों, यानी बच्चों लूकास पेसियोली ने यह बताया कि कोई भी व्यावसायिक लेन देन हो उसके दो पहलू होते हैं, एक होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। ठीक है, अब ये डेबिट और क्रेडिट यहाँ हमने लिखा है, ये इसकी इंग्लिश वर्जन है, डेबिट क्रेडिट। डेबिट को संक्षेप में उसने जो है DR लिखा और क्रेडिट को CR लिखा। डेबिट को संक्षेप में DR आज भी हम लिखते हैं और क्रेडिट को CR आज भी लिखा जाता है। आपके मन में एक जिज्ञासा हो गई होगी कि डेबिट को हम DR क्यों लिखेंगे, इसमें तो R है ही नहीं, किस तरीके से यह संक्षेप में DR लिखा गया है, और क्रेडिट तो मान लीजिए ठीक है इसमें R है, तो आप संतुष्ट हो जाएंगे कि CR है। ठीक है बच्चों, आपको ध्यान होगा कि मैंने ये बताया कि इस जो लेखांकन प्रणाली का जो जन्म हुआ है वह इटली में हुआ था, और जो लूकास पेसियोली था वह एक इटालियन था, तो निश्चित रूप से उसने पुस्तक की रचना भी इटालियन भाषा में ही की। ठीक है ना, तो इटालियन भाषा में डेबिट को एडबिटारो शब्द वह लिखता था। एडबिटारो, जिसमें र शब्द आ रहा है, आर आ रहा है, तो एडबिटारो का जो रूप संक्षेप उसने किया वह DR उसने किया। ठीक है बच्चों,
एडबिटारो का जो थर्ड फॉर्म होता है डिबेरे होता है, डिबेरे उसमें से आर लिया गया है, वहाँ से डिबेरे से डी आर बना है। कहने का आशय यह है बच्चों कि ये जो डी आर और ये जो सी आर है, यह इटालियन भाषा जब से जहाँ से ये शुरुआत हुई वहाँ से ये शब्द संक्षेप चला आ रहा है, यह वहीं से शब्द संक्षेप चला आ रहा है। और जो हमने इस लेखांकन प्रणाली को इंग्लिश भाषा में कन्वर्ट कर लिया तो इंग्लिश शब्द आ गया डेबिट और क्रेडिट। तो ये पूरा शब्द तो डेबिट और क्रेडिट है, लेकिन शब्द संक्षेप इटली भाषा का ही है, इसलिए ये डी आर और ये सी आर हम लोग लिखते आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, जिस तरीके से आप ध्यान दिए होंगे, बहुत बार आपने देखा होगा आप ऐसे लिखते हो मोबाइल नंबर, आप लिख लिए मोबाइल और नंबर, नंबर की स्पेलिंग होती है मोबाइल नंबर NUMBER, लेकिन आप इस नंबर को जनरली देखते होंगे कि ये NO से लिखा जाता है, लिखा जाता है ना। अब आप बताओ कि नंबर में O कहाँ है? आप तो NO लिखते हो, बड़े आराम से लिखते पढ़ते समझते हो, लेकिन यहाँ O कहाँ से आ गया? कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो नंबर है, ये जो शब्द है, ये कहीं दूसरी भाषा के शब्द से लिया गया है। ठीक है, तो दूसरी भाषा के शब्द में ओ रहा होगा, ठीक, तो उसका शब्द संक्षेप NO बनाया गया, और तो शब्द संक्षेप इतना ज़्यादा प्रचलित हुआ कि वह इस भाषा में भी स्थान बना लिया, तो NO हम लिखने लगे। ठीक है, नंबर को NO लिखने लगे शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, जबकि फुल फॉर्म हमने अपनी भाषा में ले लिया। आई बात समझ में? बस यही कारण है यहाँ डेबिट को DR लिखने का। बच्चों, उम्मीद है कि आपको यह जो वर्णन है, यह जो लॉजिक है, समझ में आ गई होगी कि डेबिट को DR क्यों लिखा गया है। बच्चों, लुकास पेशियोली द्वारा लिखित पुस्तक जो कि इटालियन भाषा में थी, उसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। डी कंप्यूटिसेट स्क्रप्चरिस जो उस खंड का नाम था। इस पुस्तक का जो अंग्रेजी अनुवाद किया जिन सज्जन ने, उनका नाम था ह्यू ओल्ड कैसल। इन्होंने 1543 में इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया। ठीक है, इससे पहले, इस कार्य को करने से पहले इंग्लैंड में पुस्तपालन चल रहा था वहाँ भी, और उस सिस्टम का जो नाम था एजेंसी बुक कीपिंग के नाम से वो प्रचलित थे। यानी इस इटालियन सिस्टम को अंग्रेजी अनुवाद में आने से पहले इंग्लैंड में जो बुक कीपिंग की प्रणाली चल रही थी, उस प्रणाली का नाम एजेंसी बुक कीपिंग था। जब इटालियन प्रणाली का पदार्पण इंग्लैंड में हुआ तो इसको काफ़ी लोकप्रियता मिली, इसने अपना स्थान बनाया और लोग एजेंसी बुक कीपिंग को छोड़कर इस इटालियन प्रणाली का प्रयोग करने लगे, क्योंकि इसका अनुवाद अंग्रेजी में हो चुका था। ठीक है बच्चों, सन 1795 में एक सज्जन आए, एडवर्ड जोन्स। इन्होंने बही खाता की अंग्रेजी प्रणाली पर एक पुस्तक इन्होंने लिख डाली। ठीक है, कुछ सुधार के साथ उस इटालियन सिस्टम की जगह इन्होंने एक नई पुस्तक की रचना कर दी, जो कि बही खाता की अंग्रेजी प्रणाली के नाम से प्रचलित हुआ। 19वीं शताब्दी में बच्चों औद्योगिक क्रांति हुई, बहुत सारे उद्योग बढ़े हमारे, तो उस कारण से जो हमारी बुक कीपिंग थी उसको ऐसा अवसर मिल गया कि यह उन्नति के शिखर पर बढ़ता चला गया और यह बुक कीपिंग अकाउंटेंसी के रूप में विकसित होता चला गया। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ बातें बुक कीपिंग के बारे में थीं, इसके इतिहास के बारे में थीं। इसके आगे और भी बातें हैं, उसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। बच्चों, आज दोहरा लेखा प्रणाली डबल एंट्री सिस्टम पूरे विश्व में प्रचलित है, लोकप्रिय है, और इसे पुस्तपालन की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली भी
माना जाता है। 20वीं शताब्दी में लेखांकन के क्षेत्र में अनेक अनुसंधान और नए नए प्रयोग आरंभ किए गए। भारत में 2 प्रमुख संस्थाओं का स्थापना की गई। पहली संस्था का नाम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो कि 1949 में इसकी स्थापना की गई, तथा दूसरी इंस्टीट्यूट यहाँ पर शब्द इंस्टीट्यूट होगा, इंस्टीट्यूट यहाँ पर भी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो कि 1949 में, तथा दूसरा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये 1959 में स्थापना की गई इनकी। ठीक है, और इससे क्या हुआ, लेखांकन को एक नई दिशा मिली। ठीक बच्चों, आज जो 21वीं सदी चल रही है, कंप्यूटर क्रांति, कंप्यूटर का युग है, इसने जो है लेखांकन को और भी ज़्यादा उन्नत बनाने का काम किया है बच्चों। तो बच्चों, आज हमने इन कुछ मिनटों में लेखांकन का उद्गम और विकास के बारे में जाना। लेखांकन कहाँ से, आज जो आधुनिक प्रणाली लेखांकन की चल रही है, उसका उद्गम कहाँ से हुआ और कहाँ ये पहुँचकर आ चुकी है, ये बच्चों आज हम लोगों ने जान लिया। इसके आगे के वीडियो में कुछ हम आगे की बात करेंगे। ठीक है, लेखांकन की आवश्यकता ही क्यों है, हम इन चीज़ों की भी बात करेंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही। आज के लिए धन्यवाद बच्चों।